क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो लीगल प्रिंसिपल कहता है कि यदि किसी पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई टॉर्ट कमिट किया है तो बाकी सब पार्टनर्स भी उसी एक्सटेंट तक लायबल रहेंगे जिस एक्सटेंट तक गिल्टी पार्टनर लायबल रहता है, यानी कि विकैरियस लायबिलिटी है भी एक तरह की। फैक्चुअल सिचुएशन क्या थी? ए बी सी चला रहे थे एक सीए फर्म पार्टनरशिप में। एक बड़े बैंक से काम सॉलिसिट करने के लिए ए, जो कि 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर था, उसने बैंक के सीनियर मैनेजर को रिश्वत देने की कोशिश की और उसे इंड्यूस किया कि ये वाला ऑडिट वर्क हमें दे दे, हमारी फर्म को दे दे। तो ऊपर बताए गए लीगल प्रिंसिपल्स के आधार पर एक पार्टनर के काम के लिए पूरी फर्म लायबल रहती है। तो ऐसे केस में ऑल द पार्टनर्स आर लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय एनी वन ऑफ देम। तो ऐसे केस में आंसर हुआ ए। फिर 18th क्वेश्चन, लीगल प्रिंसिपल कहता है कि स्टेट टॉर्शियस लायबिलिटी से इम्यून होता है, लेकिन केवल उन फंक्शंस के संबंध में जो सॉवरेन फंक्शंस हैं। जैसे हमने टॉर्ट में पढ़ा था कि यदि सरकार कोई या सरकार का कोई कर्मचारी ऐसा काम करता है जो कि अदरवाइज टॉर्शियस लायबिलिटी में, लेकिन ये काम ऐसा है जो केवल सरकार कर सकती है, सॉवरेन फंक्शन है सरकार का, तो फिर उसके एम्प्लॉय के काम के लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। जैसे कि फैक्चुअल सिचुएशन है, चंद्रा और उसके फादर गोपाल वे जेल में थे। एक बार उनके दुश्मनों ने उन्हें बम मारे जिसकी वजह से गोपाल की डेथ हो गई और चंद्रा भी घायल हो गया। विक्टिम्स को पहले से इस बात का अंदेशा था कि ये जो राइवल्स हैं हमारे ऊपर अटैक करेंगे, और उन्होंने ये बात जेल के अथॉरिटीज को पहले ही बता दी थी। परंतु बताने के बावजूद भी जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे, अधिकारी थे, उन्होंने कोई एडिशनल सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया। इसके विपरीत नेग्लिजेंस भी वहां दिख रही थी, क्योंकि वहां जितने पुलिस ऑफिशियल चाहिए थे उसके मुकाबले बहुत कम पुलिस ऑफिशियल्स थे जेल को गार्ड करने के लिए उस दिन। इसीलिए नेग्लिजेंस की वजह से एक केस फाइल किया गया गवर्नमेंट के खिलाफ चंद्रा के द्वारा। अब सवाल उठता है कि केस कौन जीतेगा? तो क्योंकि जेल की सुरक्षा तो एक सॉवरेन फंक्शन है, तो ऐसे केस में जो चंद्रा है वो केस हार जाएगा, गवर्नमेंट केस जीत जाएगी। तो केस फेल हो जाएगा क्योंकि जेल मेंटेन करना एक सॉवरेन फंक्शन है स्टेट का, और इसीलिए उसकी कर्मचारियों की गलतियों के लिए भी सरकार जिम्मेदार नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19, लीगल प्रिंसिपल में कहा कि आर्टिकल 12 के अंडर कुछ और ना कहा हो जब तक, तो पार्लियामेंट, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, ये सब स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। अब ये लोकल अथॉरिटीज चाहे इंडियन टेरिटरी के अंदर हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हो। तो ये तो हुआ लीगल प्रिंसिपल। फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? मिस्टर अरविंद एम्प्लॉयड किए गए ओएनजीसी के द्वारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के द्वारा। वहां पर उनके साथ काम में डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हुआ मैनेजमेंट की तरफ से, और उन्हें लगा कि भाई उनका तो जो इक्वालिटी का अधिकार है उसको वायलेट किया जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ना इस चीज के लिए रिट पिटीशन फाइल करता हूं ओएनजीसी के खिलाफ। लेकिन उनके जो कोलीग्स थे, साथ के लोग, उन्होंने कहा मिस्टर अरविंद आप केस नहीं जीत पाओगे क्योंकि ओएनजीसी स्टेट की कैटेगरी में नहीं आती। तो आंसर है ओएनजीसी तो गवर्नमेंट के अंडर है, और हमने स्टेट की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में पढ़ी रखी है, तो उसके तहत ओएनजीसी स्टेट की कैटेगरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 20, लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता किसी ऑफेंस के लिए जब तक कि वो काम लॉ के वायलेशन में ना हो उस समय जिस समय वो किया जा रहा है। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ in force at the time of commission of the act charged as an offense। तो फैक्चुअल सिचुएशन क्या थी? मिस चांदनी ने एक बार एक झड़प के दौरान जो उसकी क्लासमेट के साथ हुई थी, थोड़ा गुस्से में ना एक रेसिस्ट एब्यूज कर दिया अपनी क्लासमेट के खिलाफ, और जिससे उसकी जो क्लासमेट है वो बहुत दुख हुई, बहुत जो है पीड़ा पहुंची उसे। बाद में हालांकि मिस चांदनी ने अपोलोजाइज कर लिया, माफी मांग ली अपनी गलती के लिए,
कुछ महीने पश्चात एक लॉ पास हुआ जिसमें रेसिस्ट एब्यूज को पनिशेबल कर दिया गया। जब ये बात पता चली, अवेयर ऑफ दिस फैक्ट that law of limitation does not apply to criminal acts, she moved an application to the court to initiate criminal action against Ms. Chandni for racist abuse। जब ये क्लासमेट को बात पता चली कि क्रिमिनल ऑफेंस में लॉ ऑफ लिमिटेशन जैसी कोई चीज नहीं है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है जिसमें आप केस फाइल कर सकते हो, तो अब जब ये बात उन्हें पता चली क्लासमेट को, तो क्लासमेट ने सोचा कि मैं क्रिमिनल जो है एक्ट के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल करूंगी और मिस चांदनी के खिलाफ रेसिस्ट अब्यूज करने की वजह से अब जो है केस फाइल करूंगी। तो क्लासमेट ने जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर दी। तो सवाल उठता है कि ये एप्लीकेशन वैलिड होगी कि वॉइड होगी? तो ये एप्लीकेशन वैलिड नहीं होगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि रेसिस्ट अब्यूज उस समय पनिशेबल नहीं था जिस समय रेसिस्ट अब्यूज पास किया गया था। तो इसीलिए आंसर होना चाहिए ए। 21 लीगल प्रिंसिपल, no person shall be subject to penalty greater than that which might have been inflicted under law for in force at the time of the commission of the offense। यानी कि नियम तो ये कहता है कि यदि कोई ऑफेंस कमिट किया गया है तो जिस समय जो ऑफेंस कमिट किया गया है उस समय जो पेनल्टी लगती है उस व्यक्ति पर उतनी ही पेनल्टी लगेगी। बाद में पेनल्टी बढ़ा देने पर उसके ऊपर पेनल्टी बढ़ाई हुई नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जिस समय ऑफेंस कमिट किया गया था लॉ ने उस समय उतनी पेनल्टी लगाई गई थी। तो एक फैक्चुअल सिचुएशन दी, एक व्यक्ति एक्यूज्ड है, उसने चीटिंग करी और इससे पहले कि वो पकड़ा जाता लॉ जो रिलेटिंग टू चीटिंग है वो चेंज हो गया और उसमें जो पनिशमेंट है उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा घोषित कर दी गई। बंदे को गिल्टी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई। उसने इस सेंटेंस को चैलेंज किया कि भाई जिस समय मैंने कमिट किया था ऑफेंस उस समय तो लॉ कुछ और था, आज कुछ और है। तो ऐसे केस में उसका चैलेंज सक्सीड होगा, क्योंकि पनिशमेंट फॉर चीटिंग नहीं था लाइफ इंप्रिजनमेंट जब ऑफेंस कमिट किया गया था। प्रिंसिपल 22, क्वेश्चन नंबर 22, लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है? पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स भी, लेकिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं कर सकता। क्वेश्चन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और उसमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ही करप्ट करने का लॉ पास करा। इस एक्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ के द्वारा। तो सवाल उठता है चैलेंज का क्या होगा? चैलेंज सक्सीड करेगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर हमारा जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बताता है लेजिस्लेचर से। इसीलिए आंसर होगा ए, द चैलेंज विल सक्सीड बिकॉज एनी अमेंडमेंट दैट कंप्राइजेस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्वेश्चन नंबर 23, लीगल प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं आप उन्हें एनफोर्स नहीं कर सकते। तो फैक्चुअल सिचुएशन दी गई, मिस्टर सुमित वर्क करते हैं काउ के प्रोटेक्शन के लिए। उन्हें पता चला कि कुछ स्टेट्स में ऐसे लॉ हैं जो काउ की स्लॉटरिंग यानी कि गाय का कटान जो है वो अलाउड करते हैं। उन्हें ये बात भी पता थी कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहती है कि काऊ का स्लॉटर भारत में होना नहीं चाहिए। इसके आधार पर वे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप जो है स्टेट्स गवर्नमेंट को डायरेक्शन दीजिए कि वे काऊ स्लॉटरिंग को रोकने के लॉज लाएं। तो उनके पिटीशन का क्या होगा? उनके पिटीशन फेल हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। वो स्टेट की मर्जी है कि वो उसके ऊपर लॉ एप्लीकेबल करें कि ना करें। क्वेश्चन नंबर 24, लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है? ये एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। लीगल प्रिंसिपल कहता है राइट ऑफ सिटीजन टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस इज फंडामेंटल राइट। लीगल प्रोविजन तो ये कहता है कि
हर एक के पास अधिकार होता है कोई भी लॉफुल प्रोफेशन अपनाने का, और वो बिजनेस करना, ट्रेड करना, मेहनत करना, फल कमाना उसका फंडामेंटल राइट है। फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? लॉ पास किया गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कहा चाहे भले ही किसी को अच्छी नॉलेज क्यों ना हो कोर्ट में अपियर होने की, लेकिन जब तक उसके पास लॉ की डिग्री नहीं होगी और बाकी मैंडेटरी कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, तब तक उसे कोर्ट में प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार नहीं है। इसकी वजह से मिस्टर दिनेश जो है वो कोर्ट में अपियर नहीं हो पाए, और उन्हें लगा कि उन्होंने जो है उनका जो फंडामेंटल राइट है कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस प्रैक्टिस करने का, वो वायलेट हो रहा है। तो उन्होंने सोचा इस वायलेशन के खिलाफ कोर्ट में जाया जाए कि ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो आंसर है उनका जो केस है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अधिकार है एलिजिबिलिटी डिस्क्राइब करने का किसी भी प्रोफेशन के रेस्पेक्ट में, किसी भी ट्रेड के रेस्पेक्ट में। इसीलिए उनका जो ये कहना है वो फेल हो जाएगा उनका, क्योंकि कुछ प्रिस्क्राइब कंडीशन तो कुछ प्रोफेशन प्रैक्टिस करने के लिए बनाई ही जा सकती है।